फ्रेंड्स नमस्कार। एनसीईआरटी भूगोल के विषय में अभी हम पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी जो भूगोल की क्लास 6 की बुक है उसमें पहले चैप्टर्स का हमने पहले वीडियोस में हमने आपको बताया कि सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है और जो अन्य ग्रह हैं वो कितने दिन में रोटेशंस कर लेते हैं, कितने दिन में जो है अपने अक्ष पर घूम लेते हैं, शायद साथ ही साथ वो जो सूर्य की परिक्रमा है वो कितने दिन में कर लेते हैं। सभी ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन से आंतरिक ग्रह है, कौन से बाह्य ग्रह हैं, इन सब की चर्चा इससे पहले वाली वीडियोस में यानी पहले चैप्टर्स में हमने एनसीईआरटी बुक क्लास 6 की पहले चैप्टर्स में किया था, जो बेसिक चीज़ें। अब हम इसी चैप्टर्स के जो दूसरा चैप्टर्स है हमारा, सॉरी, इस बुक का जो दूसरा चैप्टर्स है जिसको हम ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विषय में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले ये है हमारा ग्लोब, और इस ग्लोब पर चूंकि ये ग्लोब हमारी जो है, जैसे यहाँ भी मैप में दिया हुआ है ये ग्लोब है, तो हम आपको बता दें कि ये ग्लोब है। ग्लोब में पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, 23.5 अंश पृथ्वी झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई, तो ये झुकी हुई दिखाई दिया है ग्लोब में, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाई दिया गया। वैसे अगर देखें तो इसका अक्ष इस तरह से मान सकते थे, पर झुकाव होने के कारण हम इसका अक्ष इस तरह से मानते हैं झुकाकर। इस पर दो तरह की रेखाएं खींची गई हैं, एक पड़ी रेखाएं और एक खड़ी रेखाएं। यहाँ पर जो दो छोटे छोटे मैप दिए गए हैं हम आपको दिखा दें। यहाँ पर ये इस मैप में आप देख रहे हैं, तो इसमें जो ये रेड लाइन करके दी गई रेखा ये पड़ी रेखा है, और इस तरह से ये खड़ी रेखा है। एक रेखा को देशांतर कहते हैं और एक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा को देशांतर, कौन सी रेखा को अक्षांश कहते हैं, इनकी क्या आवश्यकता है, इस चैप्टर्स में यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए बने रहिए, हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या इसमें डिफरेंस है और क्यों आवश्यकता है इनको पढ़ने की। ठीक, तो इस क्लास में एनसीईआरटी से हम बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी के ही चैप्टर्स को हम डिफाइन करेंगे आपको। अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा पृथ्वी हमारी कैसी है, गोलाकार नहीं है बल्कि कैसी है, भूआभ की तरह है, जॉर्ड की तरह है, ठीक है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव थोड़ी चपटी है, मध्य में थोड़ा उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती होगी? तो ये कैसे दिखती होगी, इस तरह से, ठीक, थोड़ा सा अंडाकार दिखती है। इस संबंध में यह हुआ। अब वो कह रहे हैं कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है में से एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो पृथ्वी के सादृश्य, पृथ्वी जिस तरह से दिखती है दूर से, अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, तो उसका एक सादृश्य हमने बना लिया है जिसे हम ग्लोब के नाम से जानते हैं। इन्हीं ग्लोब पर हम अक्षांश और देशांतर दो प्रकार की रेखाएं खींचते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने वाले छोटे ग्लोब, या गुब्बारे जैसे ग्लोब जो अभी हमने आपको दिखाई ये वाला ग्लोब, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाए जा सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू पर घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। जिस तरह से पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्र में, कहीं पर महासागर, कहीं पर महाद्वीप और कहीं पर छोटे द्वीप, जहां जहां जिस तरह से जिस लोकेशंस पे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक ग्लोब पर एग्जिट एज इट ऐसे ही वहां दिखाए जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के सादृश्य ग्लोब पर प्रत्येक स्थान को जहां जैसा है वास्तविक रूप से दिखाया गया है, ठीक सॉरी, कहाँ दिखाया गया है, ग्लोब पर। पृथ्वी के समान किसी ग्लोब पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। तो यही बात जानने के लिए कि स्थिति क्या है, उस स्थान की स्थिति, किसकी स्थिति, स्थान की स्थिति, इसके लिए हम कुछ बिंदुओं या रेखाओं की आवश्यकता हमें होती है। अब यहीं से शुरुआत होगी, जो है आप देखेंगे कि सुई ग्लोब की नोक की अवस्था में स्थित है जिसे हम अक्ष कहते हैं, ठीक, जैसे कि मैप में तो था ही, यहाँ पर हम दिखा दें, ये इसका पीक पॉइंट जो पिन पॉइंट से आप दिख रहा होगा,
इस पिन पॉइंट्स को हम यहाँ पर, ये पृथ्वी का अक्ष है, एक जो है साउथ पोल है और दूसरा जो है नॉर्थ पोल है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों यहाँ पर एक अक्ष हुआ है बीच में, इस तरह से इस पर रोटेट करती है। किस तरह से रोटेट करती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है, ये भी आगे मिलेगा आपको। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व घुमाया जा सकता है। पश्चिम से पूर्व, चूंकि पश्चिम से पूर्व पृथ्वी जो है क्या करती है, अपनी परिक्रमण गति करती है, साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है, ठीक है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ये रेखा जो अभी हमने बताया, चूंकि ये एक आर्टिफिशियल चीज है और इसमें हमें इस पृथ्वी के सदृश जो ग्लोब है हमारा, इसे रोकने के लिए हमें यहाँ पिनअप करना पड़ रहा है, लेकिन अंतरिक्ष में हमारे पृथ्वी को किसी चीज के को पिनअप करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो ग्रेविटी के माध्यम से, गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अंतरिक्ष में टिकी हुई है। तो ये बात आपको याद रखना है। यह एक अन्य काल्पनिक रेखा भी जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, एक अन्य काल्पनिक रेखा की बात कर रहे हैं जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा के नाम से हम जानते हैं। ये आपको यहाँ पर ग्लोब में विषुवत वृत्त ये रेखा दिख रही है, ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, दोनों बराबर आधे भाग में। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बना जाती है। कैसी है? काल्पनिक रेखा। तो हम ये मान सकते हैं, मान क्या सकते हैं, ऐसा है। ये आपको अगर धरातल पर देखेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं आप जाएं अगर और आप देखना चाहें कि ये कहाँ खींची गई हैं, तो ऐसी कोई रेखा नहीं है, बल्कि ये एक कल्पना मात्र है, जिससे हम क्या करते हैं, ये काल्पनिक रूप से निर्धारित किए हुए हैं, ठीक है। खींची नहीं गई हैं, बल्कि ये निर्धारित किए गए हैं। वैसे तो ग्लोब पे यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन ऐसे ही हम अगर धरातल पर देखना चाहें इस तरीके से, तो ये हमें दिखाई नहीं देंगी, ठीक। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भित बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक की सभी समांतर वृत्तों के अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यानी विषुवत वृत्त से जितनी उत्तरी ध्रुव तक हम जाते हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। कुल अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री अगर हम देखें, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ अगर हम जाएंगे तो कुल 90 अक्षांश रेखाएं हमें देखने को मिलती हैं। वहीं 0 से दक्षिण जब जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव तक यहाँ पर भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं और अक्षांश में डिफरेंस होता है। अब आपको हम बता दें कि अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या है। देखिए, 90 अक्षांश होता है उत्तर में और 90 अक्षांश दक्षिण में होता है, लेकिन जब यही बात की जाए अक्षांश रेखाएं की, अक्षांश रेखा की, तो रेखा केवल 89 होती है उत्तरी गोलार्ध में और 89 होती है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक। क्योंकि ध्रुव पर जाने के बाद वो मात्र एक बिंदु मात्र रह जाता है, ना कि एक रेखा। तो इस तरह से कुल मिला के 89 कितना हो गया, 178 अक्षांश अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा एक और अक्षांश जुड़ती है, जिसे हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के 179 अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी हैं? कुल 179 अक्षांश रेखाएं हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बिंदु के रूप में है, ना कि एक रेखा के रूप में है। ये बात आप हमेशा याद रखें। आगे यही बात डिफाइन किया गया है हमने आपको जो अभी बताया। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के एक वृत्त चौथाई है, अतः इसका माप 360 अंश यानी 1/4, 60 अंश का 1/4 यानी 90 अंश है।
इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को। अभी हमने ये आपको देखा, आपको बताया, ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी अक्षांश को, जो विषुवत वृत्त के समांतर हैं, उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी हम लिख सकते हैं। जैसे उत्तर में 0 डिग्री उत्तर की तरफ जब हम जाएंगे तो हम बताएंगे कि 1 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा है, या 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इस तरह से डिनोट करेंगे। वहीं जब हम 0 डिग्री से दक्षिण जाएंगे तो हम 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 1 डिग्री 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। सामान्य रूप से उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध अक्षर से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर या ब्राजील में बेलो होरिज़ोंटल दोनों को हम एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित है तो ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, जबकि बेलो होरिज़ोंटल जो विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है तो 20 डिग्री दक्षिण स्थित है। अब ये स्थिति अलग अलग बदल गई, ठीक है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे अब। इसमें विषुवत वृत्त 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त रेखा, उत्तरी ध्रुव जो 90 डिग्री है उसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव जो 90 डिग्री दक्षिण में है दक्षिणी ध्रुव। इसके अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं हैं, उनमें से कौन कौन है यहाँ पर दिया गया है इस मैप में, तो देखते हैं। विषुवत वृत्त के 23.5 डिग्री उत्तर जब हम जाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगी एक कर्क रेखा, इस तरह से कर्क रेखा। ठीक इसी तरह से जब विषुवत वृत्त के हम दक्षिण में जाएंगे 23.5 डिग्री तो हमें मकर रेखा मिलेगी। मकर और कर्क रेखा के बीच के भाग को हम उष्णकटिबंधीय जोन में रखते हैं। उष्णकटिबंधीय जोन का तात्पर्य ये हुआ कि इस कर्क और मकर रेखा के बीच में 6 महीने सूर्य उत्तरायण होने के बाद जो सूर्य की लंबवत किरणें अधिकतम उत्तर में जो मिलती हैं वो कर्क रेखा तक मिलती हैं। वहीं सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो सूर्य की स्थिति अधिकतम जो मिलती है लंबवत, वो मकर रेखा तक मिलती है। तो सूर्य के स्थिति के अनुसार कर्क और मकर रेखा का निर्धारण होता है और इसी से उष्णकटिबंध क्षेत्र जो है निर्धारित हुआ। इसके बाद जो है 66.5 डिग्री उत्तर में जाते हैं तो उत्तरी शीत कटिबंध या उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से जाना जाता है, जिसे हम 23.5 और 66.5 के जो बीच का क्षेत्र है इसे हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक यही 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में हम जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है जिसे हम दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है, इसे हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो ये आप याद रखें, अक्षांश तथा ताप कटिबंध के आधार पर ये डिवीजन किया गया है। आगे इन्हीं के बारे में डिटेल से बताया गया है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त और विषुवत वृत्त के विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव रेखा का निर्धारण किया गया है। ठीक, पृथ्वी के ताप कटिबंध की बात करेंगे। अब यहाँ एक टार्च के माध्यम से इस तरह से रोशनी दिखाई गई है। सीधी सतह पर टार्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है, जबकि अगर इसी सतह को हम तिरछा करके दूसरे मैप में देखें तो इसका प्रकाश कहीं ज़्यादा तेज है और कहीं जो है इसका प्रकाश कम दिखाई दे रहा है। ठीक, तिरछी सतह पर क्या है, टार्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैला हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण है, अब यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक अगर हमारे क्लियर्स रहते हैं तभी हम डीप जब पढ़ते हैं कोई चीज़ डीप जाके तो हमें समझ में आती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। हमने कहा सूर्य की स्थिति लंबवत होती है कर्क और मकर रेखा के बीच में।
ठीक, इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है, अतः इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। कर्क रेखा या मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार कर्क या मकर रेखा उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी गोलार्ध में जो है, मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान जो शीतोष्ण कटिबंधीय अभी हमने आपको बताया। तो इस तरह से ये है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त की बात कही गई है। ठीक, ठंडा होता है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक, अब बात यहाँ आगे करते हैं हम देशांतर की। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। उनकी स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा पूर्व पश्चिम रेखा इन स्थानों को दूरी कितनी है, ये बताना होगा। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे, इन सभी रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर रेखा कहते हैं। जो इस तरह से खींची गई लंबवत रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है। टोटल देशांतर रेखाओं की बात करें तो 360 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। जो ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री भूमध्य 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे हम यामोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। इसके उत्तर चलेंगे तो 180 डिग्री तक हम पाएंगे पूर्वी देशांतर, और इसके पश्चिम में 180 तक चलेंगे तो हम पाएंगे पश्चिमी देशांतर। 180 डिग्री जो रेखा है एक मोड़ पे जाकर मिल जाती है, जो प्रशांत महासागर के बीच मध्य से गुजरती है। तो ये है प्रमुख यामोत्तर। माना 0, इसका मान 0 देशांतर है। यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक की गणना करते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ठीक है, अभी हमने आपको यह भी बताया कि यह जानना रोचक है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, ये दोनों दो रेखाएं नहीं हैं, एक है। इसीलिए 180 डिग्री को हम तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं, आगे अभी बात करेंगे। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं देशांतर यामोत्तर के द्वारा बनी जो ये एक स्थिति है, इसी को हम ग्रिड कहते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश या देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी का सही स्थिति होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम कागज पर एक समान क्षैतिज दूरी की बात करेंगे। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं, हम पार्टिकुलर उसके आधार पर उस बिंदु का पता लगाते हैं। ठीक है, ये बात बस आप समझिए, इतना बस कहा गया है। वैसे वर्ल्ड को कुल 24 टाइम जोनों में डिवाइड किया गया है, जो कि हमने आपको अब यहाँ ये टाइम जोन है आपको बता दे रहे हैं। वहीं भारत का टाइम जोन जो महत्वपूर्ण है, भारत का टाइम जोन जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है उससे लेकर 5.5 घंटे आगे है। ठीक, और ये 82.5 डिग्री पर मानक समय है। विश्व की कुल जो टाइम जोन है वो 24 है।
इसमें से 12 जो है पश्चिम में है और 12 जो है पूर्व में है। एक एक घंटे का अंतराल दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देशांतर और समय की बात करेंगे हम। उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी अक्षांश पर स्थित ज्ञात इस तरीके से दिखाया गया है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा या ग्रहों की गति है। सूर्य सूर्य सॉरी सूर्योदय या सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व के समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। ठीक, स्थानीय समय का अनुसरण सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ठीक, अब कह रहे हैं ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। ये लाइन आपको याद रखना है, उनका ग्रीनविच समय से क्या होगा, समय आगे होगा। जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ठीक है, हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, आप इन्हें याद रखें, ये वाली लाइन। अब गणना की बात करेंगे, गणना में भी यहाँ पर दिया गया है जो हाईलाइट कर दे रहे हैं। लगभग पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 मिनट 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, अगर हम इस बात को कहें। इसी प्रकार ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 में पूर्व का समय कितना होगा, 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा। ठीक, ये लाइन इतना महत्वपूर्ण है, आप इस चीज को समझिए। लेकिन ग्रीनविच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह को 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 अक्षांश पर मध्य रात्रि होगी। ठीक, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर के समय घड़ी में 12 बजते हैं। घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब इनमें जो हमारा यहाँ पर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भारत को हम ये देख रहे हैं, सबसे भारत का जो है 68 डिग्री पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक सबसे पूर्वी भाग होता है। वहीं 82.5 डिग्री जो है इसके मध्य में आता है, तो इसलिए 82.5 डिग्री अक्षांश जो है देशांतर रेखा को हम मध्य मानक समय रेखा निर्धारित करते हैं। बस इतनी सी बात है, इतना आप समझ लीजिए। इसके बाद आगे डिटेल से हम चर्चा करेंगे आगे भी। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो ठीक, प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है, अब पूछा जा रहा है प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है, तो प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, तो शीत कटिबंध हमेशा ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल हमने बताया कि 360 देशांतर हैं। दक्षिणी ध्रुव वृत्त की स्थिति क्या है, तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक, ग्रीड किसका जाल है, तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर यामोत्तर रेखाओं का जो जाल है उसे हम ग्रीड कहते हैं, इस तरह से। ठीक,
दोस्तों अभी हमने चैप्टर में चर्चा किया अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियोस पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, जिनसे और लोगों का भी जो है ज्ञानवर्धन में वृद्धि हो सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इसके नए चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।